हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है डीडीएम स्कूल ऑफ नर्सिंग की ऑनलाइन क्लासेस में। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लंग्स में आकर के कैसे एक्सचेंज होता है इन दोनों गैसेस का। आगे हम देखते हैं जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है वो कैसे कवर होती है। देखिए, रेस्पिरेशन प्रोसेस जो है ये 3 भागों में डिवाइड होती है। सबसे पहला पार्ट होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, जैसे कि अभी तक हम जिसके बारे में डिस्कस कर रहे थे ये पूरा था एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। सेकंड आता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। इसमें जो हमारे बॉडी के अंदर बाहर के एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन हमारी बॉडी में आती है और बॉडी में आने के बाद लंग्स से सेल्स तक और सेल से कार्बन डाइऑक्साइड का वापस लंग्स तक, लंग्स से बाहर हो जाना, ये कहलाता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। अब थर्ड देखते हैं, थर्ड क्या होता है। थर्ड होता है इंटरनल रेस्पिरेशन, जिसे कहते हैं आंतरिक श्वसन या इसे कहते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन। अब आपको तीनों ही चीज़ें क्लियरली मेरे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। फर्स्ट है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, बाह्य श्वसन। सेकेंड है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसों का शरीर में परिवहन। और तीसरा है इंटरनल रेस्पिरेशन या जिसे कहते हैं आंतरिक श्वसन और सेल्यूलर रेस्पिरेशन। अब ये जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है जिसमें सबसे फर्स्ट एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है, अब हम इसे डीपली पढ़ते हैं, एक एक करके इन तीनों रेस्पिरेशन की प्रोसेस को समझते हैं। फर्स्ट है बाह्य श्वसन। किसी भी ऑर्गेनिज्म तथा एनवायरनमेंट के बीच में जो ऑक्सीजन का तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का आदान प्रदान होता है उसे ही एक्सटर्नल रेस्पिरेशन या बाह्य श्वसन कहते हैं। देखिए, आप देख सकते हैं एयर जो ऑक्सीजन है इन हो रही है, इसे कहते हैं इंस्पायरेशन, जिसमें ये ऑक्सीजन्स जो हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो रही है ये होता है इंस्पायरेशन। अब इस एयर में जो हवा हमारे शरीर के अंदर आती है इसे इनपुट कहते हैं या इंस्पायरेशन कहते हैं। इसमें नाइट्रोजन 78.09% हमारी बॉडी में एंटर होती है, जिसमें ऑक्सीजन का परसेंट होता है 21% और कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज होता है 0.03%। ये इंस्पायरेशन होता है। अब देखते हैं आउट होना या एक्सपायरेशन, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का या एयर का हमारी बॉडी से बाहर निकलना। जैसे आप देख सकते हो डायग्राम में एयर बाहर जा रही है, इसमें अंदर आ रही है और इसमें बाहर जा रही है। एयर का शरीर से बाहर जाना आउट कहलाता है या एक्सपायरेशन कहलाता है। इसमें N2 मतलब नाइट्रोजन 78.09% होती है। जैसे कि आप देख सकते हो आई भी नाइट्रोजन 78.9% थी और वापस हमारी बॉडी से बाहर भी उसका उतना ही लेवल बाहर आउट हो रहा है। ऑक्सीजन का परसेंटेज यहाँ पर आप देख सकते हो 17% होता है, जबकि ये आती है 21% और बाहर एक्सपायरेशन इसका होता है 17%। और कार्बन डाइऑक्साइड कितना का परसेंटेज बढ़ जाता है 4%, ये हमारी बॉडी से बाहर निकलती है। अब इसमें एक चीज़ ध्यान देने योग्य है, जिसमें सांस के द्वारा या रेस्पिरेशन के द्वारा हमारी बॉडी से लगभग 400 ml वाटर प्रतिदिन हमारे शरीर से बाहर निकलता है। ये पूरी जो प्रोसेस होती है ये कहलाती है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। आप देख सकते हो डायग्राम के थ्रू, जैसे हम ब्रीथिंग लेते हैं, ब्रीथिंग आउट करते हैं, एक होता है इंस्पायरेशन, एक होता है एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशंस के द्वारा हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और एक्सहेलेशंस के द्वारा हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करते हैं। इस प्रकार से गैस का एक्सचेंज होता है। लंग्स में से ऑक्सीजन आती है, ब्लड में मिलती है और रेड ब्लड में, और इसी से कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में जाकर के वापस निकल जाती हैं। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स हम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, गैसों का शरीर में परिवहन। देखिए,
ऑक्सीजन का लंग्स से शरीर के सभी सेल्स तक पहुंचना, कार्बन डाइऑक्साइड का लंग्स तक पुनः वापस आने की प्रोसेस को ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस कहते हैं। देखिए, फर्स्टली क्या होता है कि ऑक्सीजन बाहर के एनवायरनमेंट से हमारे लंग्स में आती है, लंग्स से ब्रोंक्यूल्स में, ब्रोंक्यूल से ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई से एल्वियोलाई में, और एल्वियोलाई में इसका एक्सचेंज होता है किसमें, ब्लड कैपिलरीज में, और ब्लड में मिल करके ऑक्सीजन कहाँ तक जाती है, सेल्स तक। अब देखिए, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन किसके द्वारा होता है, जब ऑक्सीजन लंग्स से ब्लड में मिलती है तो ब्लड में एक पिगमेंट पाया जाता है जिसे कहते हैं हीमोग्लोबिन। इसलिए यहाँ पर दिया हुआ है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन ब्लड में पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन मिल करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है और कहाँ तक पहुँचती है, सेल तक। जैसे कि आप देख सकते हो इस डायग्राम में, बाहर से जैसे ही ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर आती है, वो एल्वियोलाई से जब गैसों का आदान प्रदान होता है, एक्सचेंज होता है, तो वह मिलती है किसमें, ब्लड में। और ब्लड में एक पदार्थ पाया जाता है जिसे हम कहते हैं हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ मिल करके क्या बनाती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाने के बाद में यह सेल तक चली जाती है। सेल तक जाने के बाद में यहाँ से कुछ कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो वापस आती है। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स कि ऑक्सीजन तो सेल तक पहुँच चुकी है, किंतु अब CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से वापस लंग्स तक कैसे आएगी। तो आप देख सकते हो कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन 3 प्रकार से होता है। फर्स्टली हीमोग्लोबिन के द्वारा 10 से 10 to 23%, एंड सेकेंड इस प्लाज्मा के द्वारा 7%। ये प्लाज्मा के साथ मिलकर के क्या बनाती है, कार्बोनिक अम्ल बनाती है, और कार्बोनिक अम्ल के रूप में ये सेल से वापस लंग्स तक आ जाती है। और तीसरा ट्रांसपोर्टेशन होता है बाइकार्बोनेट के द्वारा। बाइकार्बोनेट के द्वारा ये पोटेशियम तथा सोडियम में सोडियम पोटेशियम बाइकार्बोनेट बनाती है, और 70% इसका पार्ट सेल से लंग्स में आ जाता है और लंग्स से ये बाहर चली जाती हैं। इस प्रकार से गैसों का शरीर में आदान प्रदान होता है। अब थर्ड देखते हैं हम, इंटरनल रेस्पायरेशन मतलब आंतरिक श्वसन या जो सेलुलर रेस्पायरेशन है, ये किस प्रकार से होता है। देखिए, सेलुलर रेस्पायरेशन का मतलब होता है कि हमारे बॉडी के अंदर इंटरनल जो ऑर्गन्स होते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स या इंटरनल सिस्टम में गैसों का रेस्पायरेशन या श्वसन कैसे होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो भी हमारा ऑर्गन्स होते हैं या सिस्टम होते हैं वो किससे बनते हैं, हमारे ऑर्गन्स या हमारे सिस्टम्स एक सेल्स के द्वारा बनते हैं। सबसे फर्स्टली हमारी बॉडी में सेल का निर्माण होता है। सेल डिवीज़न होकर के सेल कई ग्रुप में बढ़ जाती है जिसे कहते हैं ग्रुप ऑफ सेल, और ग्रुप ऑफ सेल एक टिश्यू का निर्माण करती हैं, और बहुत सारे जब टिश्यू कलेक्ट होते हैं तो टिश्यू एक ऑर्गन्स का निर्माण करता है, अंग का निर्माण करता है, और जब बहुत सारे अंग मिल जाते हैं तो अंग एक सिस्टम का निर्माण करता है, और सिस्टम जब बहुत सारे सिस्टम मिल जाते हैं तो एक बॉडी का निर्माण होता है। तो इंटरनल रेस्पायरेशन में जो इंटरनल सिस्टम्स होते हैं या इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं वहाँ पर रेस्पायरेशन की प्रोसेस समाप्त होती है, और इंटरनल ऑर्गन्स में क्या पाई जाती है, सेल्स पाई जाती है। इसका मतलब इंटरनल रेस्पायरेशन की प्रोसेस कहाँ पर कंप्लीट होती है, सेल्स में। इसीलिए इस रेस्पायरेशंस को इंटरनल रेस्पायरेशन या सेलुलर रेस्पायरेशन भी कहते हैं। आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है सेलुलर रेस्पायरेशन। इसका मतलब ये रेस्पायरेशन कहाँ पर कंप्लीट हो रहा है, सेल में हो रहा है। जो भी सिस्टम है, सिस्टम के जो ऑर्गन्स है, ऑर्गन्स की जो सेल्स है, वहाँ पर यह इंटरनल रेस्पायरेशन कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं इसमें क्या होता है। भोजन के डाइजेशन के बाद हमें ग्लूकोज मिलता है जो ब्लड की सहायता से सेल तक
पहुंच जाता है। इस ग्लूकोज का सेल में ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीडेशन किया जाता है, जिसके बाद हमें CO2, H2O तथा एनर्जी मिलती है। ये चीज़ मैंने आपको सबसे फर्स्ट में ही बताई थी, रेस्पिरेशन स्टार्ट हुआ था वहीं पर, कि जिस समय हमारी बॉडी में हम फूड को इनहेल करते हैं वो परिवर्तित होता है ग्लूकोज में, और ग्लूकोज का सेल में ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीडेशन किया जाता है, जिसके बाद हमें क्या प्राप्त होता है, CO2, H2O तथा एनर्जी हमें प्राप्त होती है। इस प्रोसेस को सेल्यूलर रेस्पिरेशन या कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं। देखिए, यह एक कैटाबॉलिक क्रिया है जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में या एब्सेंस में दोनों ही कंडीशन में कंप्लीट होती है। देख सकते हो आप, कार्बन यहाँ पर ग्लूकोज है, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंट में होता है, तब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्लस ATP एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट एनर्जी के रूप में हमारे सेल्स में बनती है। अब ये जो सेलुलर की रेस्पिरेशन की प्रोसेस है ये दो प्रकार से होती है। एक तो होती है एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरी होती है फर्स्ट होती है एनारोबिक रेस्पिरेशन एंड सेकेंड होती है एरोबिक रेस्पिरेशन, मतलब ऑक्सी श्वसन और अनॉक्सी श्वसन। ग्लाइकोलिसिस, देखिए, सेलुलर रेस्पिरेशंस को समझने से पहले हमें ग्लाइकोलिसिस को समझने की आवश्यकता है। ये जो ग्लाइकोलिसिस चक्र होता है या ग्लाइकोलिसिस की जो प्रोसेस होती है, ये इसमें क्या होता है कि सबसे पहले जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है तो पहले ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस होती है। इसमें ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है और हमें क्या होता है, 2 ATP प्राप्त होती है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये एरोबिक तथा एनारोबिक दोनों ही रेस्पिरेशन में होता है। इस प्रोसेस में ग्लूकोज का पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है, क्योंकि जैसे ही हम भोजन को लेते हैं, भोजन को लेने के बाद हमें क्या प्राप्त होता है, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन किसकी प्रेजेंट में होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंट में होता है, और यही प्रोसेस कहलाती है ग्लाइकोलिसिस। इसमें हमें क्या होता है, यहाँ पर फर्स्ट स्टेज में 2 पायोरेटिक ATP हमें प्राप्त होती है, और इस चक्र को बताया गया था एम्बडेन ने, मेयरहॉफ एवं परनियास ने, इसीलिए इस पाथवे को EMP पाथवे भी कहते हैं। आइए आगे देखते हैं कि ये जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है अनॉक्सी श्वसन या एनारोबिक रेस्पिरेशन में किस प्रकार से कंप्लीट होती है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। क्यों नहीं पड़ती है? क्योंकि ये जो रेस्पिरेशन होता है बैक्टीरिया ईस्ट की सेल में होता है, जो यूनिसेल्युलर सेल होती है, जो सिर्फ एक कोशिकीय जीव होते हैं। ये श्वसन एनारोबिक रेस्पिरेशन बैक्टीरिया में एवं यीस्ट की सेल्स में होता है। ये प्लांट सेल और ह्यूमन सेल्स में या एनिमल सेल्स में ये प्रोसेस नहीं होती है। देख लीजिए, फिर भी बेसिक नॉलेज के लिए ये ज़रूरी है। इसमें ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन के मसल्स में लैक्टिक एसिड बनाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ग्लूकोज है, ग्लूकोज से सीधा क्या बनता है, इसमें किसी प्रकार से ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है, सीधा ग्लूकोज है। ग्लूकोज डायरेक्ट ऑक्सीडाइज होकर के यहाँ पर 2CH3 CHH CHOH COOH मतलब लैक्टिक अम्ल प्लस 636 ATP को बनाता है। इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। ये प्रोसेस किसमें होती है? बैक्टीरिया एवं यीस्ट की सेल में होती है। इथाइल अल्कोहल को बनाता है। ये जो प्रोसेस होती है, फिर ये इस प्रकार से ऑक्सीडाइज होकर के क्या बनाता है, इथाइल अल्कोहल। आप देख सकते हैं फर्मेंटेशंस की हेल्प से अल्कोहल, सिरका या दही आदि का निर्माण होता है। चलिए, अब जो नेक्स्ट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ है हम उसे देखते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशंस। एरोबिक रेस्पिरेशन जिसे कहते हैं ऑक्सी श्वसन, ये सबसे फर्स्टली क्रेब्स चक्र या साइट्रिक साइकिल में कंप्लीट होती है। यह एक यूरोटिक सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। और माइटोकॉन्ड्रिया हमारा कहाँ पाया जाता है? हमारी जो सेल्स होती है, ह्यूमन बॉडी में सेल्स जो होती है या प्लांट सेल में जो सेल होता है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। देखिए, ग्लाइकोलिसिस के द्वारा बने पदार्थ पायरोविक अम्ल पूरी तरह से ऑक्सीडाइज होकर के कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में बदल जाता है। जैसे कि आप देख सकते हो क्या बना है यहाँ पर,
पायरोविक एसिड बनता है। ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में तथा एटीपी में। इसे बताया था हैंस एडोल्फ क्रेब्स ने, इसीलिए इस चक्र का नाम क्रेब्स चक्र पड़ा है। अब देखिए पायरोविक एसिड के एक अणु में ये सिर्फ दो एटीपी प्रोवाइड करता है और इस पायरोविक एसिड के 2 एटीपी में से एक एटीपी में 18 एटीपी होती है, मतलब 18 एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट पाया जाता है और हमें मिलता कितना है? 2। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्लूकोज यहाँ पर कितना प्राप्त होता है? 2 पायरोविक एसिड प्लस 2 एटीपी। तो 2 एटीपी यहाँ पर जो 2 पायरोविक एसिड होता है ये इसके एक अणु में 18 एटीपी होती है। तो 18 दूनी 36 और 2 एटीपी प्लस हो जाती है। इसका मतलब हमें फुट से टोटल एटीपी कितनी प्राप्त होती है? 38 एटीपी, 38 एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट हमें प्राप्त होता है। और यही जो एटीपी है एनर्जी के रूप में हमें प्राप्त होती है। जैसे कि आप इसमें देख सकते हो, इसके द्वारा हमें ग्लूकोज प्राप्त होता है, वसा प्राप्त होता है और प्रोटीन प्राप्त होता है। आई होप स्टूडेंट्स आपको रेस्पिरेशंस की प्रोसेस पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। थैंक यू।